हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो हमने क्लास 11th की अकाउंट शुरू करी थी, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था। सो जो आज की वीडियो रहेगी हमारी, इसमें हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नेम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कैसे समझ सकते हो आप, जैसे क्लास 10th से लेकर 9th तक जैसे आप पढ़ते आए हो, तो जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते थे, फॉर एग्जांपल साइंस, सोशल साइंस। सो उस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कुछ उसकी बेसिक टर्म्स होती थी। जैसे साइंस में क्या होता था, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। सो जब तक आपको पता नहीं होते थे, आप साइंस को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते थे। सो ऐसे ही अकाउंट्स में क्या होता है, कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जिसको आप बार बार यूज़ करोगे। सो आप ये बोल सकते हो कि ये अकाउंट्स की ABC है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आपको अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी समझने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। सो जो आज की वीडियो रहेगी हमारी, इसमें हम कुछ बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। और ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कैसी होंगी, ये वो टर्म्स होंगी जो आप डेली यूज़ करोगे अकाउंट्स में। सो जब तक आपको इनका नहीं पता होगा, आप अकाउंट्स को बहुत अच्छे तरीके से कर नहीं सकते। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। आवर फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज़ एंटिटी। एंटिटी या जिसको हम बिजनेस एंटिटी बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, एंटिटी होती है हमारी कोई भी इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट से मतलब क्या है मेरा, जिनका मेन एम क्या होता है, पैसा कमाना, पैसा कैसे भी अर्न करना। सो वो इकोनॉमिक यूनिट जो कि हमने इसलिए फॉर्म करी है ताकि हम पैसा कमा सकें बाय, या तो हम अपने गुड्स बेचेंगे या हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। गुड्स का मतलब कैसे समझ सकते हो, प्रोडक्ट्स। जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करती हैं, सो उनको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी। सो बिजनेस एंटिटी या एंटिटी का मतलब क्या होता है, वो सारे एंटरप्राइजेज जो आप अपने आसपास दे सकते हो। जैसे आप अपने आसपास क्या देख सकते हो, आप देखते होगे कि आपके पास घर के आसपास कंपनीज होती हैं, कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या, जो करियाने वगैरह की शॉप्स होती हैं। सो एंटिटी हम किसे बोलते हैं अकाउंट्स में, एंटिटी हम उस इकोनॉमिक यूनिट को बोलते हैं जिसका मेन एम क्या होता है, पैसा कमाना। और पैसा कैसा कमाएगा वो, या तो वो अपने गुड्स बेचेगा, गुड्स मतलब जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, या वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सर्विसेज प्रोवाइड करने का मतलब, जैसे आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो, बैंक वगैरह में जाते हो, वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देते बल्कि वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो इन सब को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी। सो बिजनेस एंटिटी देख लिया हमने क्या होता है। अब हमारी सेकंड टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन, या जिसको हम काफ़ी बार ट्रांजैक्शन भी बोल देते हैं। सो मैंने आपको बताया आपके आसपास बहुत सारी बिजनेस एंटिटी होती हैं, जैसे कंपनीज होगी। ऐसे ही आप देखते हो आपके पास बैंक्स होते हैं, इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स होते हैं। शॉपिंग मॉल्स भी देखे होंगे अपने आसपास, जैसे कि ज़ारा को हो गया, इसके अलावा रेड टेप, ये सब होते हैं। सो अब वो सारी कंपनीज या वो सारे शोरूम डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी, जैसे कि पहले वो रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, फिर वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो अपने प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करते हैं। सो जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप उसमें से देख सकते हो कि कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिनका मेन एम क्या होता है, जिनका मेन एम होता है मनी, मतलब कि हमें क्या करना है, पैसा कमाना है इन सारी एक्टिविटी से। और कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिनका एम क्या होता है, हमें पैसा नहीं कमाना, हमें जस्ट क्या करना है, हमें करना है सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन हम उन सारी एक्टिविटीज़ को बोलते हैं जिनका मेन मोटिव क्या होता है, मनी को अर्न करना या प्रॉफिट अर्न करना। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिसका मेन एम होता है मनी को अर्न करना, दैट रिजल्ट इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि जिससे उस कंपनी की या उस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। फाइनेंशियल पोजीशन से क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब होता है या तो उसके एसेट्स में चेंज आएगा कुछ, या उसकी लाइबिलिटीज़ में चेंज आएगा। अब ये एसेट्स के होते हैं, लाइबिलिटीज़ के होते हैं, ये अभी हम इस वीडियो में आगे स्टडी करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शन की होती है वो सारी एक्टिविटी जिनका मेन एम क्या होता है, पैसा को कमाना, और उससे क्या होता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है। फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आने का मतलब या तो उसके एसेट्स में चेंज आएगा कुछ, या लाइबिलिटीज़ में चेंज आएगा, और जिसको आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो मनी टर्म्स में। जैसे आप बोलते हो ना कि इसने 1 लाख की मशीन खरीदी, 2 लाख की मशीन खरीदी, सो ताकि हम उसको मनी टर्म्स में ईजिली प्रेजेंट कर सकें। सो वो होती है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन, या काफ़ी बार जिसको हम ट्रांजैक्शन भी बोल देते हैं। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे पास 2 टाइप्स की होती है,
एक होती है कैश पे, दूसरी होती है क्रेडिट पे। कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है, जिसमें हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे सपोज करो आप रेड टेप के शोरूम में गए, वहाँ से आपने कोई जीन्स वगैरह खरीदी। सो जब आप उनसे जीन्स खरीदोगे सो आप इनको क्या पे करोगे, कैश पे करोगे, और ये आपको आपकी जीन्स दे देंगे। सो ये किस टाइप की ट्रांजैक्शन हुई, ये हुई कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपने कैश दिया और सामान लिया। और दूसरी ट्रांजैक्शन की होती है क्रेडिट। क्रेडिट पे आप क्या समझते हो, जब हम काफ़ी बार उधार पे कोई सामान खरीदते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और इसके अलावा हम ट्रांजैक्शन को फर्दर दो टाइप से और क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होती है इंटरनल ट्रांजैक्शन, दूसरी होती है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होती है, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो सिर्फ एक ही बिजनेस एंटिटी में होती हैं। जैसे कि अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, विप्रो कंपनी है। अब विप्रो कंपनी में ही वो क्या कर रही है, अपनी दूसरी ब्रांचेज को ही अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है। मतलब कि सारी की सारी सेल क्या हो रही है, कंपनी के अंदर ही हो रही है, सिर्फ एक ही बिजनेस एंटिटी इन्वॉल्व है। सो तब हम क्या बोल लेंगे, तब हम उसे बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। मतलब जहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल पार्टी नहीं होती उसको बोलते हैं हम इंटरनल ट्रांजैक्शन। बट जब यही विप्रो कंपनी किसी आउटसाइडर कंपनी को अपने प्रोडक्ट सेल करेगी, जैसे किसको सेल कर सकती है, ये कर सकती है रिलायंस को, ये कर सकती है जो नॉर्मल कंज्यूमर होते हैं। सो जब दो अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, मतलब एक इंटरनल होती है एक एक्सटर्नल होती है, तब हम उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, जब सिर्फ एक ही कंपनी अपने जो उसकी कंपनी के अंदर ही एक्टिविटीज़ होती है, जैसे उसने क्या किया, रॉ मटेरियल इशू किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन ने प्रोडक्शन करके सेल को दी। सो ये सारी एक्टिविटी की होती है, ये सारी एक्टिविटी होती है हमारी इंटरनल ट्रांजैक्शन। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन की होती है, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब जब बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसे बोलते हैं एंट्री। सो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है जब जो ट्रांजैक्शन हमने पूरी की पूरी आइडेंटिफाई करी। अब ट्रांजैक्शन किस किस टाइप की हो सकती है, ट्रांजैक्शन हो सकती है जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसको आपने प्रोडक्शन की, फिर आपने कस्टमर को सेल करी, फिर उनसे कैश कलेक्ट कर रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। सो ये होती है सारी की सारी ट्रांजैक्शन। जब आप सारी ट्रांजैक्शन या सारे के सारे इवेंट्स को बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हो, ऐसी बुक्स होती हैं बिजनेस की भी, जब आप उसको वहाँ पर प्रॉपर लिख देते हो तब हम उसे क्या बोलते हैं, तब हम उसे बोलते हैं एंटिटी। एंड आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज़ इवेंट। अब जो ये इवेंट है इसको आप सोशल इवेंट से मत कंफ्यूज करना, क्योंकि वो इवेंट अलग होता है, अकाउंट्स में इवेंट का मतलब अलग होता है। सो अकाउंट में हम इवेंट किसे बोलते हैं, जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन पूरे साल भर में होती है। जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर आपने सेल करी, फिर आपने कैश कलेक्ट किया, आपने एडवर्टीजमेंट किया। सो जो इन सारी की सारी ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं हम इवेंट। सो इवेंट की डेफिनेशन क्या हुई, रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन हुई या हज़ारों ट्रांजैक्शन हुई, उनका जो रिजल्ट आएगा उसे बोलते हैं हम इवेंट। जैसे अब हम इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये हम एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। जैसे कि किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस विद, उसने 10 लाख रुपए लगाकर कोई बिजनेस शुरू किया, फिर उसने गुड्स परचेज़ किए, मतलब प्रोडक्ट्स स्टॉक ऐसे कुछ उसने परचेज़ किया और फिर उसने सेल करी। सो ये क्या है सारी, ये है आपकी ट्रांजैक्शन। और इनका पूरे साल भर में जैसे उसने हज़ारों ट्रांजैक्शन करी होंगी, उसने हज़ारों बार गुड्स खरीदे होंगे, सेल करी होगी 1000 कस्टमर को। सो जो पूरे साल भर का रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया, जैसे ही 31 मार्च आई, 31 मार्च को क्या पता लगा कि उसने प्रॉफिट अर्न किया कितना, 50,000, स्टॉक बचा उसके पास 10,000। सो ये क्या आया, ये पूरे साल भर का रिजल्ट आया। सो उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, इवेंट। और जो पूरे साल भर हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन पूरे साल भर होती है और इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है उसका रिजल्ट। अब अपनी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म क्या है, अकाउंट। अब रियलिटी में होता क्या है कि एक ही टाइप की ट्रांजैक्शन बिजनेस में हज़ारों बार होती है। जैसे कि अगर हम सेल कर रहे हैं, सपोज सेल कर रहे हैं हम विप्रो कंपनी को। सो विप्रो कंपनी को सपोज करो हमने 10 बार सेल किया, 20 बार सेल किया। ऐसे ही हम अपने सप्लायर से क्या खरीदते हैं, हम अपने सप्लायर से खरीदते हैं रॉ मटेरियल। सो जब हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे ये भी हम सेम ही सप्लायर से 10 से 20 बार खरीद लेते हैं एक ही साल भर में। सो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो कि एक ही इंडिविजुअल से रिलेटेड हो या एक ही एसेट से रिलेटेड हो या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हो,
सो उन सब का रिकॉर्ड हम एक पर्टिकुलर पेज पे रखते हैं और उस पर्टिकुलर पेज पे हम एक टी शेप में इस टाइप का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पर हम उन सारी की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके देखेंगे कि कितना सामान लिया, इनसे सब्ट्रैक्ट करना हो, उनको ऐड मल्टीप्लाई जो भी करना हो वो हम एक पर्टिकुलर प्लेस पे करेंगे। और उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या बोलते हैं, हम उस पर्टिकुलर प्लेस को बोलते हैं हम अकाउंट। जैसे यहाँ पर मैंने कैश अकाउंट का एग्जांपल लिया है। अब पूरे साल भर में जितना कैश आया, जितना कैश गया, किसको दिया, किससे लिया, वो सब हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अब अकाउंट की शेप क्या होती है, आप देख सकते हैं टी शेप का अकाउंट है। सो इसमें जो हमारी लेफ़्ट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डेबिट। और जो हमारी राइट साइड होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्रेडिट साइड। जैसे आप साइंस में करते थे ना, पॉजिटिव करंट, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही अकाउंट्स में क्या होता है, जो लेफ़्ट साइड होती है उसको बोलते हैं हम डेबिट साइड, और जो हमारी राइट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हम क्रेडिट साइड। सो ये होता है हमारा अकाउंट। एंड आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज़ कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो अमाउंट या वो सारी पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं जो एक ओनर जब बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस शुरू करने के टाइम जो वो उसमें पैसा लगाता है या जो वो उसमें एसेट्स वगैरह कुछ भी लगा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कैपिटल। सो कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है, जो बिजनेस का ओनर होता है इन अ बिजनेस, मतलब कि जो बिजनेस शुरू कर रहा है उसमें जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, वो पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, या तो उसको डायरेक्टली कैश की फॉर्म में लगा सकता है। अब आप जैसे कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, सपोज करो आप शुरू कर रहे हो बुक्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हो, मतलब कि आप बुक्स प्रोड्यूस करोगे। सो आप उसमें शुरू में कैश भी लगा सकते हो। और काफ़ी बार आपने देखा होगा कि हमें फर्नीचर वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होती है और आपके घर में वो फर्नीचर ऑलरेडी पड़ा था। सो जब आप उसे बिजनेस में फ़र्नीचर को भी लगा देते हो, मतलब कि घर से आपने फ़र्नीचर हटाया और उसको फैक्ट्री में ले जाकर पटक दिया। सो आप कैश भी लगा सकते हो शुरू बिजनेस में, या आपके पास फर्नीचर या कुछ और एक्स्ट्रा सामान पड़ा है आप उसको भी लगा सकते हो। सो जो ये आप सामान लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो बिजनेस में, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम कैपिटल। सो जो हमारा ओनर होता है, ओनर कौन होता है, जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, वो हमारी अलग पार्टी होती है, बिजनेस अलग होता है। मतलब कि ओनर क्या है, ओनर सेपरेट है बिजनेस से, ओनर अलग है बिजनेस के लिए, बिजनेस अलग है। क्योंकि हम अकाउंट्स में ओनर को अलग ट्रीट करेंगे, बिजनेस को अलग ट्रीट करेंगे। और कैपिटल के दूसरे नेम क्या होते हैं, कैपिटल के दूसरे नेम होते हैं ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ या इंटरनल लाइबिलिटी। सो कैपिटल क्या होती है, जो पैसा एक बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करने के टाइम उसमें पैसा लगाएगा या बीच में जो पैसा लगाएगा उसे बोलते हैं हम कैपिटल। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है, अब जो प्रोप्राइटर है उसने बिजनेस शुरू किया, अब वो आप क्या देखते हो कि वो बिजनेस से कुछ अपनी पर्सनल कंजप्शन के लिए सामान लेकर घर पे आ जाता है। काफ़ी बार वो कैश अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेता है। जो वो उसने कैश अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया या जो गुड्स उसने अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ किए, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम ड्राइंग। सो ड्राइंग की डेफिनेशन क्या हुई, एनी कैश या वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब जो गुड्स कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही थी उसकी, अगर वो अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज़ कर लेता है, और कौन यूज़ कर रहा है, ओनर कर रहा है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, तब हम उसे बोलते हैं ड्राइंग। एंड आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज़ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, वो पैसा जो कि एक बिजनेस को आउटसाइडर को पे करना है इन फ्यूचर। सो अमाउंट ओड या पेबल, पेबल मतलब जो हमें फ्यूचर में पे करना है बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम लाइबिलिटी। मतलब जो हमारा कर्जा है जो हमें किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरी फर्म को पे करना है, उसे बोलेंगे हम लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी भी को हम डिफरेंट कैटेगरी में स्टडी कर सकते हैं, मतलब लाइबिलिटी को भी हम डिफरेंट कैटेगरी में सेग्रीगेट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप की क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है, वो लाइबिलिटी जो कि एक बिजनेस है, मतलब कि जो भी आपका बिजनेस है, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, वो बुक्स मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, वो कोई भी आपका बिजनेस हो सकता है। सो वो पैसा जो कि एक बिजनेस को किसे पे करना है, उसके ओनर को। सो वो क्या होती है, उसकी इंटरनल लाइबिलिटी, मतलब जो अंदर के ही बंदों को पैसा पे करना है उसे बोलते हैं हम इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी में क्या आएगा, इंटरनल लाइबिलिटी में आती है आपकी कैपिटल, मतलब कि जो बिजनेसमैन शुरू में पैसा लगाता है बिजनेस में, वो बिजनेस की क्या होती है, इंटरनल लाइबिलिटी। इसमें आती है कैपिटल और इसमें आती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है,
अब जो प्रॉफिट बिजनेस अर्न करता जा रहा है साल भर, मतलब पिछले साल, इस साल, अगले साल अर्न करेगा, सो वो जब इकट्ठे होते जाते हैं, वो प्रॉफिट किसका होता है, जो उसका ओनर है। सो जब तक हम वो ओनर को पैसा नहीं पे करेंगे, वो क्या रहेगी, हमारी इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है, जो पैसा एक बिजनेसमैन को सिर्फ इंटरनल पार्टीज को ही पे करना है, वो होती है इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी की होती है वो अमाउंट जो कि एक बिजनेस को आउटसाइडर को पे करना है। आउटसाइडर कौन होते हैं, जैसे कि आपके सप्लायर्स हो गए, आपने अपने सप्लायर से क्या खरीदा, क्रेडिट पे सामान खरीदा, सो आपको उनको पेमेंट करनी है। अगर आप अभी नहीं पेमेंट कर रहे, सो आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेगी। सो वो क्या होगी आपकी, वो होगी आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ऐसे ही सप्लायर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल्स हो सकते हैं। सो ये बिल्स पेबल के होते हैं, क्रेडिटर्स के होते हैं, ये सब हम डिटेल में इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लाइबिलिटीज़ को दो कैटेगरीज में और डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सी, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी को आप डिटेल में स्टडी करोगे जब आप क्लास 12th में आ जाओगे, क्योंकि वहाँ पर आप कंपनीज एक्ट में इसकी डिटेल में डेफिनेशन दे रखी है, आप इसको वहाँ पर डिटेल में स्टडी करोगे। बट अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटी होती हैं जो कि आपको 12 मंथ के बाद पे करनी है, मतलब कि जिसको आप एक अकाउंटिंग ईयर के बाद पे करोगे, वो होती है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। और जिसको आप विद इन 12 मंथ्स पे कर देते हो, वो क्या होती हैं आपकी, वो होती हैं आपकी करंट लाइबिलिटीज़। सो नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है, वो सारा पैसा जो कि आपको 12 महीने के बाद पे करना है, वो होता है नॉन करंट। और जिसको आप विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है, वो होता है हमारी करंट लाइबिलिटी। और दूसरा पॉइंट से आप क्या समझ सकते हो, इसको आप आफ्टर 1 अकाउंटिंग ईयर पे करते हो। आफ्टर 1 ईयर मतलब कि अकाउंटिंग ईयर हमारा कौन सा होता है, हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, ख़त्म कब होता है, 31 मार्च को। सो अगर हमें कोई पेमेंट एक साल के बाद करनी है, इस एक अकाउंटिंग ईयर के बाद करनी है, उसे बोल लेंगे हम नॉन करंट लाइबिलिटी। और कोई पेमेंट मतलब कोई लाइबिलिटी हमें इस एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, उसे बोल लेंगे हम करंट लाइबिलिटी। एंड आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज एसेट्स। एसेट्स क्या होती है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ या इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज से मतलब जिससे वो फ्यूचर में मनी अर्न कर सकता है, जो कि एक एंटिटी के पास होती हैं। एंटिटी के पास क्या होती हैं, मतलब आपने देखा होगा डिफरेंट बिजनेसमैन के पास मशीनें होती हैं, प्लांट होता है, फर्नीचर होता है। सो वो क्या होते हैं, वो होते हैं उस बिजनेस के एसेट। सो एसेट क्या होते हैं, सारी की सारी संपत्ति जो कि एक बिजनेस ओन करता है, उसे बोलते हैं हम एसेट। अब एसेट के फीचर्स क्या होते हैं, एसेट्स आपके टेंजिबल भी हो सकते हैं, आपके इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, मतलब आप उनको देख भी सकते हो। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिसको आप देख सकते हो, आप टच कर सकते हो, और कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिसको आप ना तो देख सकते ना आप टच कर सकते। सेकंड फीचर क्या है, ओन्ड। ओन्ड का मतलब आप उसी प्रॉपर्टी को बिजनेस का एसेट बोलोगे जिसका वो मालिक है, मतलब जो वो एक्चुअली में ओन करते हो। ये नहीं कि किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को आप उस बिजनेस की एसेट बोल दो। थर्ड फीचर क्या है, सेम वैल्यू, मतलब कि सम वैल्यू होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए उसको जिसको आप मेज़र कर सको। जैसे कि कोई मशीन है, अब मशीन को आप बोल सकते हो ना कि ये मशीन मैंने 1 लाख की खरीदी, या ये मशीन मैंने 2 लाख की खरीदी। सो मतलब एसेट्स के होते हैं, एसेट्स होते हैं या तो टेंजिबल होंगे या इंटेंजिबल होंगे, जो कि एक बिजनेस ओन करते हैं, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को आप अपना एसेट नहीं बोल सकते, और उसकी कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू को आप मेज़र कर सकते हो मनी टर्म्स में। जैसे मशीन की वैल्यू आप बता सकते हो, 1 लाख की मशीन खरीदी, 10 लाख का फर्नीचर खरीदा। सो वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे एसेट्स। अब एसेट्स को भी हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं, नॉन करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जो कि एक एंटिटी अपने पास इसलिए रखी हुई है ताकि या तो वो गुड्स प्रोड्यूस कर सके या सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। और इनका मेन एम क्या होता है कि इनसे हम गुड्स बनाएंगे, फिर कस्टमर को सेल करेंगे या कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और ये एसेट हम कभी भी बिजनेस में बेचने के लिए नहीं रखते, किस लिए रखते हैं, ताकि हम इनसे गुड्स बना सके, सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। और इनका बेनिफिट हमें 12 महीने से ज़्यादा तक मिलता है, मतलब कि 5 साल, 6 साल, 10 साल ऐसे इनका हमें बेनिफिट मिलता रहता है। सो नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं, वो एसेट्स जिनका मेन एम क्यों
कि इनसे हमें गुड्स प्रोड्यूस करने या सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है और ये हम रीसेल के लिए नहीं रखते। इसका बेनिफिट हमें 12 महीने से ज़्यादा तक मिलता रहता है। अब नॉन करंट एसेट्स में भी कितने टाइप्स होते हैं, इसमें आता है आपका फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के में भी कितने टाइप होते हैं, फिक्स्ड एसेट के भी 2 टाइप होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। सो नॉन करंट एसेट कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप इज़ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब जो कि कंपनी ने अपने पास फिक्स करके रखा हुआ है 12 महीने से ज़्यादा के लिए, उसको बोलते हैं हम फिक्स्ड एसेट। सेकंड टाइप इज़ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब होता है, अब आप काफ़ी बार देखते होंगे, जैसे आपने सुना होगा कि विप्रो ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 2 करोड़ के शेयर खरीदे, उसमें 2 करोड़ इन्वेस्ट किए। सो वो क्या होती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो आप दूसरे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो 12 महीने से ज़्यादा के लिए, उसे बोलते हैं हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और लोन्स एंड एडवांसेज के होते हैं, अब सपोज करो एक है हमारी एक्स कंपनी, दूसरी है हमारी वाई कंपनी। अब एक्स कंपनी वाई कंपनी को क्या दे रही है, ये वाई कंपनी को दे रही है लोन। सो क्योंकि एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को लोन दिया, सो ये क्या होगा, ये होगा इसका एसेट। एक्स कंपनी के लिए एसेट होगा, बट वाई कंपनी को तो ये फ्यूचर में वापस पे करना है। सो इसके लिए क्या रहेगी ये, इसके लिए रहेगी ये लाइबिलिटी, और इसके लिए क्या रहेगा ये, इसके लिए रहेगा ये एसेट। सो नॉन करंट एसेट के कितने टाइप होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो आपके फिक्स्ड एसेट होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल कौन से होते हैं, जिसको आप देख सकते हो, आप टच कर सकते हो, जैसे कि मशीन होगी। आप किसी कंपनी में जाना, आपको वहाँ पर मशीनें रखी दिखेंगी, आप उनकी बिल्डिंग को टच कर सकते हो, आप लैंड को टच कर सकते हो, देख सकते हो। और कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, जैसे कि गुडविल। गुडविल क्या होता है, अब किसी भी कंपनी का जो मार्केट में नेम होता है, उसका फेम होता है, आप उसे देख तो नहीं सकते, आप बस उसे फील कर सकते हो कि इस कंपनी की मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है। सो इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं, जिसको ना तो आप देख सकते हैं ना आप टच कर सकते हो, जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट्स हो गए। कॉपीराइट के होते हैं जैसे कि जो सीक्रेट्स वगैरह कंपनी प्रोड्यूस करती है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जब वो उसको रजिस्टर करा लेती है तब हम उसे बोलते हैं कॉपीराइट। एसेट्स का दूसरा टाइप क्या है, एसेट्स का दूसरा टाइप है करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट हमारे वो एसेट होते हैं जिसका बेनिफिट हमें 12 महीने तक ही मिलता है, और जो कि हमने बिजनेस में किस लिए रखे हैं, या तो हम उनको सेल कर देंगे या हम उसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे 12 महीने के अंदर अंदर। सो करंट एसेट्स हम प्रोडक्शन के लिए नहीं रखते, इसको हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं 12 महीने के अंदर अंदर। इनका बेनिफिट हमें 12 महीने तक मिलता है, और नॉन करंट एसेट का बेनिफिट हमें 12 महीने से ज़्यादा तक मिलता है। इसको हम प्रोडक्शन के लिए रखते हैं, इसको हम कैश में कन्वर्जन के लिए रखते हैं। सो करंट एसेट्स के कितने टाइप होते हैं, इसमें आते हैं आपके डेटर्स, इसमें आते हैं बिल रिसीवेबल, इसमें आती है इन्वेंट्री, और इसमें क्या आती है, इसमें आता है आपका कैश। अब ये सारे के सारे आइटम जो मैंने आपको बताए, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये हम इसी वीडियो सीरीज़ में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की सीरीज़ में ही स्टडी करेंगे। सो अभी के लिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट कौन से होते हैं जिसका बेनिफिट आपको सिर्फ 12 महीने तक मिलता है, 12 महीने के अंदर अंदर आप इसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, और ये आप प्रोडक्शन के लिए, मतलब जैसे हमने नॉन करंट एसेट किस लिए रखे थे, जिससे आप आगे फर्दर प्रोडक्शन कर सको, बट आप ये किस लिए रख रहे हो, ताकि आप इनको आगे सेल कर सको। और थर्ड टाइप क्या है हमारा, फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट। फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट कौन से एसेट होते हैं, ये हमारे वो एसेट होते हैं जो कि ना तो हमारे टेंजिबल होते हैं, ना हमारे इंटेंजिबल होते हैं, ना इनका हमें फ्यूचर में फर्दर बेनिफिट मिलेगा, ना इनको हम कैश में रियलाइज़ कर सकते। मतलब कि कुछ खर्चा ऐसा होता है जो कि बिजनेसमैन रेगुलरली करता है, बट इसका बेनिफिट इसको फ्यूचर में नहीं मिलता। बेनिफिट फ्यूचर में नहीं मिलता, इसका मतलब ये है कि आपने जो अब खर्चा कर दिया, अब आपको उसको जस्ट अकाउंटिंग पर्पस के लिए राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये खर्चा हर साल करते हो। जैसे कि आपने कोई एडवर्टीज़मेंट वगैरह करवाई अपने बिजनेस की, सो जो आपने ऐड करवा दी, अब क्योंकि आप ये सोच कर चलते हो कि वो ऐड हमारी 10-20 साल तक चलती रहेगी और हमें उसका 10-20 साल तक बेनिफिट मिलता रहेगा, बट इन रियलिटी एडवर्टीज़मेंट का बेनिफिट हमें मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। उसके बाद तो हम अकाउंटिंग पर्पस के लिए इसको हम 10 से 20 साल, मतलब कि 3 से 4 साल, 5 से 6 साल तक ऐसे राइट ऑफ करते हैं। सो फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट कौन से होते हैं, ये ना तो आपके नॉन करंट एसेट होते हैं, ये ना आपके करंट एसेट होते हैं, और इनको आप ना कैश में रियलाइज़ कर सकते, मतलब आप इसको मार्केट में बेच नहीं सकते। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एडवर्टीज़मेंट,
क्योंकि जो एडवर्टीज़मेंट आपने आज कराई, आप क्या लगा कर चलते हो कि इसका बेनिफिट मुझे 3 से 4 साल 5-6 साल ऐसे मिलता रहेगा, बट इन रियलिटी हमें इसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर ही मिल जाता है जितना मिलना होता है। सो फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट वो एसेट होते हैं जो कि नाम के आपके एसेट होते हैं, ना इससे आप कैश रियलाइज़ कर सकते, ना इसकी कुछ ज़्यादा मार्केट वैल्यू होती है, सिर्फ आप इसे अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। एंड आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज़ रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड, मतलब आपको कुछ पैसा मिला है या मिलेगा। रिसीवेबल का मतलब होता है जो आपको फ्यूचर में मिलेगा, रिसीव्ड का मतलब क्या होता है जो आपको मिल चुका है। सो अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट, या तो आपने अपने एसेट्स बेचे या आपने अपने गुड्स बेचे। गुड्स के होते हैं जो आप रीसेल के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, या आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके आपको जो पैसा मिल रहा है वो क्या होती है आपकी रिसिप्ट। सो रिसिप्ट में क्या होता है, वो सारा का सारा पैसा जो आपको या तो मिल चुका है या जो आपको फ्यूचर में मिलेगा। किस वजह से, आप अपने एसेट्स बेच रहे हो, आप अपने गुड्स बेच रहे हो कस्टमर को, मतलब आप अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हो उनको, या आप अपनी उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। सो वो क्या होती है हमारी रिसिप्ट। अब रिसिप्ट को भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज़ आवर रिवेन्यू रिसिप्ट, सेकंड इज़ आवर कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट के होते हैं वो अमाउंट जो कि आपने या तो रिसीव कर लिया या आप रिसीव करोगे फ्यूचर में, किस वजह से, जो आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का मतलब या तो आप अपने गुड्स प्रोड्यूस करके बेच रहे हो या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। सो गुड्स या सर्विसेज की सेल से आपको जो पैसा मिलता है वो क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। और इसके अलावा रेवेन्यू रिसिप्ट में और क्या आता है, काफ़ी बार हमें इन्वेस्टमेंट करने से जो पैसा मिलता है, सो जो हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, जैसे आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड कंपनी होती हैं, शेयर कंपनीज होती है, सो उनको जो उनकी मेन एक्टिविटी से पैसा मिलता है वो भी क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। सो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, वो पैसा जो कि हमें नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से मिलेगा, या तो गुड्स बेचने से या सर्विसेज बेचने से, उसे बोलते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ पर शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस वाला का नाम है, ये हम आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में करेंगे। सो अभी के लिए बस आपको ये पता होना चाहिए। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट वो पैसा होता है जो कि आपको नॉट नॉर्मल एक्टिविटी से मिलता है, मतलब कि ये ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको आप बिजनेस में बहुत कम करते हो। जैसे कि या तो आपने लोन ले लिया, सो लोन लेने से जो पैसा मिला वो क्या होगा कैपिटल रिसिप्ट, या आपने अपने एसेट सेल कर दिए वो क्या होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। सो रेवेन्यू रिसिप्ट जो नॉर्मल एक्टिविटी से मिल रहा है, जो मतलब बिजनेस की मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी होती है वो होती है रेवेन्यू। और जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी नहीं होती है, अब किसी भी बिजनेस का मेन एम ये थोड़े ना होता है कि वो लोन लेगा वो अपने एसेट बेचेगा, उसका मेन एम क्या होता है अपने प्रोडक्ट्स बेचना, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना। सो लोन या एसेट की सेल से जो पैसा मिलता है वो क्या होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट। एंड आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज़ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एनी अमाउंट, मतलब कोई भी खर्चा जो कि आपने खर्च किया है या आपने कोई लाइबिलिटी इनकर करी है, मतलब आपने उधार पे कुछ चीज़ खरीदी है। फॉर एक्वायरिंग एसेट, मतलब या तो आपने कैश खर्च करके कैश पे करके एसेट खरीदा, या आपने कोई एसेट उधार पे ले लिया, आपने गुड्स परचेज़ किए। गुड्स मतलब जैसे जो आप स्टॉक वगैरह परचेज़ करते हो ताकि आप उस पर कुछ मॉडिफिकेशन करके आगे फर्दर सेल कर दो, या आपने कोई सर्विसेज परचेज़ करी है। अगर आप कैश में परचेज़ कर रहे हो या उसे क्रेडिट पे मतलब आप लाइबिलिटी इनकर कर रहे हो, सो ये सब क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है एनी अमाउंट स्पेंड, मतलब कि आप कोई खर्चा कर रहे हो या आप कोई लाइबिलिटी इनकर कर रहे हो, किस लिए, या तो आपने उस खर्चे उस लाइबिलिटी से कोई एसेट परचेज़ किया, या आप गुड्स परचेज़ कर रहे हो ताकि उसको दोबारा से रीसेल कर दो, या आप कुछ सर्विसेज परचेज़ कर रहे हो। सो एक्सपेंडिचर को भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड इज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका वो खर्चा होता है जिससे या तो आपने कोई एसेट एक्वायर किया हो, या आप उस एसेट की कंडीशन इंप्रूव कर रहे हो ताकि उससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाए। मतलब आपने कुछ एसेट में कुछ नया पार्ट इंस्टॉल करवाया जिससे वो पहले सिर्फ 10 यूनिट बना पा रहा था, बट अब वो कितनी बनाने लग गया, अब वो बनाने लग गया 100 यूनिट। सो ये इस टाइप के खर्चे के होते हैं, ये होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा तक मिलता है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो सारा का सारा खर्चा जिससे या तो आपने कोई एसेट परचेज़ किया जिससे उसकी एसेट की कंडीशन इंप्रूव हुई,
या उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव हुई और जिसका बेनिफिट आपको एक से ज़्यादा साल तक मिलता रहेगा। सो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड द सेकंड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, वो खर्चा जिसका बेनिफिट आपको एक साल के अंदर अंदर तक मिल जाता है, उसे बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉर्मली इसमें क्या आते हैं आपके डे टू डे एक्सपेंसेस। डे टू डे एक्सपेंसेस मतलब जैसे कि जो आप रेंट पे कर रहे हो, आप वेजेस पे कर रहे हो। सो इनका बेनिफिट, जैसे आपने रेंट पे किया, आप रेंट एक महीने तक पे करते हो, फिर अगले महीने का आपको दोबारा से पे करना है। ऐसे ही आप वेजेस पे करते हो, इस महीने की इस मंथ में पे करोगे, नेक्स्ट मंथ की नेक्स्ट मंथ में पे करोगे लेबर्स को। सो वो खर्चा जो कि आपको डेली इनकर करना पड़ता है, सो वो क्या होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका बेनिफिट आपको एक साल के अंदर अंदर मिल जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको एक साल से बाद में मिलना शुरू होता है, मतलब एक साल से ज़्यादा तक मिलता है इसका बेनिफिट। इसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर मिल जाता है। और थर्ड एक्सपेंडिचर इज आवर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने फिक्टिशियस एसेट में पढ़ा था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम होता है। यहाँ पर मैं आपको इसको दोबारा से बता देता हूँ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका वो एक्सपेंडिचर होता है जो होता तो आपका रेवेन्यू नेचर का है, बट आपको वो 3 से 4 साल तक शो करना पड़ता है बुक्स में, क्योंकि अकाउंटिंग, जो आपके अकाउंटिंग एक्सपर्ट है, उन्होंने डेफर्ड रेवेन्यू ट्रीटमेंट का अलग से ट्रीटमेंट स्पेसिफाई कर रखा है। सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो खर्चा जो कि होता है आपका रेवेन्यू नेचर का है, बट इसका बेनिफिट आपको 3 से 7 साल तक मिलता है। सो वो क्या होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ये ना तो कैपिटल नेचर का होगा ना ये रेवेन्यू नेचर का होगा, ये दोनों का मिक्स होगा। सो वो क्या होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है एडवर्टीजमेंट, इसका बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल है। इसके अलावा इसमें डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी की सारी डिटेल्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की आप क्लास 12th में पढ़ोगे, क्योंकि आपकी अभी ये बिगिनिंग क्लास है। सो बिगिनर के लिए सिर्फ ये एक ही एग्जाम्पल सफिशियंट है समझने के लिए। इसके एडवांस एग्जाम्पल जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, वो सब हम स्टडी करेंगे क्लास 12th में। सो क्लास 11th के लिए यही सफिशियंट है। सो आज हमने 10 अकाउंटिंग टर्म सीख ली, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम कुछ और अकाउंटिंग टर्म सीखेंगे। अराउंड आपके सिलेबस में 25 to 30 अकाउंटिंग टर्म्स है, जो कि आपको नॉर्मली पता भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये अकाउंटिंग टर्म्स नहीं पता होंगी, आप अकाउंटिंग को बहुत आसानी से समझ नहीं सकते। क्योंकि जब मैं आगे आपको चैप्टर्स कराऊंगा, वहाँ पर मैं डायरेक्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट, ऐसे ऐसे वर्ड बोलूँगा। सो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि एसेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, तो आप उन चैप्टर्स को कर ही नहीं पाओगे। सो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। इस पूरी की पूरी क्लास 11th और आगे जो भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे उसका पूरा बेसिक है। सो इस अकाउंटिंग टर्म्स को ध्यान से पढ़ना। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर अमेजिंग वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।